हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व हमारे बुक क्लास 12 मैथमेटिक्स की आरडी शर्मा को। तो कहां तक पहुंच चुके थे हम? तो हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स को कर लिया था पूरी तरीके से खत्म। इस सीरीज को कैसे फॉलो करना था, पहले आपको हमारी पूजनीय शिवानी मैम के सारे वीडियोस देखने हैं जहां पर वो एनसीईआरटी को पूरा एक्सप्लेन कर रही हैं, आपको उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हैं। उसके बाद आपको आना है यहां पर और आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। ठीक है, इतना जब करोगे तभी जाकर आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होगी। और फिर हम बीच में लाइव सेशंस तो लेते ही रहेंगे जहां पर आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करेंगे और हम अपने हिसाब से जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनको भी आपके लिए सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो भाई कहां तक पहुंच गए थे हम? डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने सॉल्व कर लिया था और अब हम आ चुके हैं कहां पर? अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन्स। ठीक है, इसको एरिया अंडर कर्व्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के नाम से भी जाना जाता है। एनसीईआरटी की बुक में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, बट आरडी शर्मा में इसका नाम क्या है? एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन्स। तो यहां पर हमको क्या करना होता है भाई? एक्स वाई एक्सिस होता है, उसके बीच में एक 2D कर्व होता है, उस 2D कर्व के अंडर आने वाला रीजन हमें फाइंड करना होता है, मतलब उस रीजन का एरिया हमें फाइंड करना होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो ये भी आपका इंटीग्रेशन का ही कंटिन्यूएशन है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो क्या बोल रहा है ये? तो यहां पर बोल रहा है एरिया एज डेफिनेट इंटीग्रल, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए टू बी, मतलब किसी रेंज ए टू बी में एफ ऑफ एक्स जो एक फंक्शन है वो डिफाइंड है, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स अगर अपना कर्व है पूरा तो उससे जो एरिया बाउंडेड होगा वो कैसे गिवन होगा? तो उसको गिवन कैसे गिव करेंगे हम? तो वो a टू b एफ ऑफ एक्स dx उसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम लिमिट a टू b, जहां पर लोअर लिमिट a, क्योंकि x एक्सिस पर कहां से कहां तक जा रहा है? a से b तक जा रहा है। ठीक है, और यहां पर आपने लिखा एफ ऑफ एक्स dx, मतलब इस पूरे रीजन को आपने क्या किया? एफ ऑफ एक्स जो अपना कर्व है उसको ए टू बी लिमिट के लिए क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो आपका क्या आ गया? एरिया आ गया। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका कर्व है और आपको एरिया चाहिए है यहां तक का, जहां पर वो आप पहुंच रहे हो ए तक, और ये 0 है, मतलब आपके जो a है वो इस बार 0 है और जो b है वो a है। ठीक है, मतलब इसकी जो लिमिट है वो 0 से a है और इस कर्व को आप बोल रहे हो क्या? एफ ऑफ एक्स। हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? तो इंटीग्रेट करोगे इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, कहां से कहां तक? 0 से a तक। ठीक है, कहां से कहां तक? 0 से a तक। तो आप लिखोगे भाई 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx, जहां पर एफ ऑफ एक्स क्या है? तो वो y के इक्वल है भाई। तो आप बोल सकते हो 0 टू a y dx। ये होता है आपका एरिया अंडर द कर्व। और इसके बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं ये आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने शिवानी मैम के वीडियोस देखे होंगे, तो वहां से सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है, और अब ये तो आ गया नॉर्मल सी एक बात हुई, लेकिन यहां पर दो तरीके की स्ट्रिप्स हम चला सकते हैं। एक होती है वर्टिकल स्ट्रिप और एक होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या होती हैं मैं बताता हूं अभी आपको भाई। अगर आपकी स्ट्रिप ऐसी है, जिसकी विड्थ है dx और किसी एक पॉइंट पर जो कि कर्व को कट कर रही है, ठीक है, उसको x मान लो, आप जो भी मानना है मान लो, और ये जो स्ट्रिप है ये वेरिएबल है, मूव कर रही है। इस स्ट्रिप को आप अगर मूव करवाते हो कहां से कहां तक? 0 से a तक, मतलब ये स्ट्रिप अगर 0 से a तक पूरा मूव करती है तो आपके लिए क्या ढूंढ कर लाती है? ढूंढ कर लाती है एरिया अंडर दिस कर्व। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो वर्टिकल स्ट्रिप चला सकता हूं या फिर मैं चाहूं तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चला सकता हूं। ये वर्टिकल है, ऐसे ही मैं एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी बना सकता हूं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम पहले क्या डिस्कस करेंगे? वर्टिकल स्ट्रिप के मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कर्व्स को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स के मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कर्व्स को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी ये क्या है, क्यों है, कैसा है, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो।
अब आ गए अपन कहां पर भाई, एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, यही मैंने पहले आपको बोला कि अभी आपको क्या देखना है, तो अभी आपको देखना है भाई कि वर्टिकल स्ट्रिप्स को यूज करके आप कैसे एरिया फाइंड कर सकते हो किसी भी कर्व के अंडर का। तो यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन ऑर्डर टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, ये पूरी आपकी कर्व है, ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, और एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। तो x इक्वल्स टू a, ये एक आपकी क्या है, लाइन है, और x इक्वल्स टू b ये है। तो इन दोनों के बीच का अगर आपको एरिया निकालना है तो आप कैसे यूज करते हो वर्टिकल स्ट्रिप को। ठीक है, तो आप क्या करते हो यहां पर, सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं भाई कि एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं जिसकी विड्थ कितनी है, तो उसकी विड्थ है dx। कितनी विड्थ ली आपने उसकी, dx। बहुत स्मॉल सा पोर्शन है, बहुत छोटा सा पोर्शन है। जब आप बहुत छोटे पोर्शन की बात करते हो कहीं पर भी, तो उसको आप किससे शो करते हो, dx से। तो यहां पर ये x एक्सिस है, इसमें आपने बहुत छोटा सा पोर्शन एक लिया तो उसको आपने dx बोल दिया। ठीक है, और ये जहां पर कट कर रही है ये पॉइंट क्या है, x, y है, x, y है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट x है, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट यहां पर x है, तो भाई इससे पहले वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इससे पहले वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो भाई x एक्सिस पर y तो 0 होगा। ठीक है, बट यहां पर देखो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है नीचे, ये कितना निकल कर आ रहा है, तो ये आ रहा है x, 0, बिकॉज x एक्सिस पर y कैसा होता है, 0। तो इसके पहले जब आप आ रहे हो तो ये पूरा लेंथ dx था, ये मिड पॉइंट है, तो dx के पहले आ रहे हो, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप dx के हाफ चल रहे हो ना, ये मिड पॉइंट है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, कौन सा वाला पोर्शन, ये पोर्शन हो जाएगा x/2, dx/2, क्योंकि ये पूरा कितना है, dx है। सिमिलरली इधर साइड वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, dx/2। तो अगर आप इस कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो ये आएगा भाई आपका x प्लस dx/2, x माइनस dx/2, क्योंकि x यहां तक था, इससे आपने माइनस किया, पहले आ रहे हो ना, x एक्सिस पे पहले आ रहे हो, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x माइनस dx/2। एग्जैक्ट सेम वे में ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x प्लस dx/2, 0। ठीक, अब यहां पर ये देखना कि ये रेक्टेंगल बन गया जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। जनरली ये x प्लस dx/2, x माइनस dx/2 से इतना ज्यादा फर्क अभी नहीं पड़ना है आपको। अभी आपको ध्यान किस चीज पर देखना है कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ dx है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है। तो आप बोलोगे इसकी हाइट कहां तक जा रही है भाई, तो इसका कोऑर्डिनेट है y, तो इसका मतलब ऑर्डिनेट जो है वो y है, y कोऑर्डिनेट y है इसका। तो इसकी जो लेंथ जा रही है वो कहां से कहां तक, ब्रेड्थ जा रही है वो कहां से कहां तक जा रही है, तो y तक। तो आप बोलोगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, वो है dx। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल तो वो हो जाएगा भाई y। अब आपको पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या बोलोगे, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप बोलोगे L इंटू बी, लेंथ कितना है dx और ब्रेड्थ कितनी है y, तो यहां पर आप बोलोगे dx इंटू y, या फिर आप बोलोगे y dx। ये हो गया एरिया, क्या हो गया, एरिया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप क्या बोलोगे यार, अगर आपके पास एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया है और इसी एरिया को आप इंटीग्रेट कर देते हो कहां से कहां तक, इस रेक्टेंगल को आपको कहां से कहां तक घुमाना है, तो आपको घुमाना है भाई x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, यहां तक आप इंटीग्रेट कर देते हो। तो आप बोलते हो एरिया ऑफ द कर्व क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा फ्रॉम a टू b इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया, जो कि क्या है y dx, क्या है y dx, और y ही क्या है आपका, y को ही आप क्या बोलते हो, f ऑफ x। तो यहां पर बोलोगे a टू b f ऑफ x dx। मतलब हमें सिर्फ यहां पर यह ध्यान देना होता है
कि भाई जो भी कर्व है वहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ x, देन उसे इंटीग्रेट कर दूं इन टर्म्स ऑफ x एंड उसकी लिमिट भी पुट करूं इन टर्म्स ऑफ x। अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप चला रहे हो तो याद रखना वो x एक्सिस पर घूम रहा है। ये जो रेक्टेंगल है वो कहां पर घूम रही है, जो स्ट्रिप है वो कहां पर घूम रही है, वो घूम रही है भाई x एक्सिस के ऊपर। तो उसकी जो लिमिट आएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, वो x एक्सिस की लिमिट आएंगी। दूसरी बात, यहां पर जो इस रेक्टेंगल का एरिया आया है y इंटू डी एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, y की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, जो भी आपकी इक्वेशन है वहां पर y और x दोनों होंगे, तो y की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी इन टर्म्स ऑफ x, वो आपको पुट करना पड़ेगा यहां पर, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगेन इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि dx रहेगा यहां पर, एंड देन a टू b लिमिट पुट करनी पड़ेगी, जो कि लिमिट भी किसकी है, x की। तब जाकर आपका ये जो क्वेश्चन है कैसा हो जाएगा, सॉल्व। आपको एरिया मिल जाए किसी भी कर्व के अंडर का। ठीक है, क्लियर करते हैं अपन इसको। यहां पे सिर्फ क्या देखना है आपको, ये जो छोटी सी स्ट्रिप ली है ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसकी लेंथ हमने dx और ब्रेड्थ हमने y ले ली है, तो उसका एरिया हो गया y इंटू dx, और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम a टू b, जो भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है, और हमें एरिया अंडर दिस कर्व मिल गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, रिमार्क है कुछ, तो यहां पर देखना पड़ेगा, द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x लाइज अबव x एक्सिस। तो याद रखना भाई, अगर x एक्सिस के अबव लाई कर रही है कोई भी कर्व, तो भाई वो ऊपर है, मतलब उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर नीचे लाई कर रही है तो उसको नेगेटिव लेंगे। अगर ऊपर भी है नीचे भी है तो उसके पोर्शन को अपन ब्रेक कर लेंगे, जहां तक वो ऊपर है उतने पोर्शन को पॉजिटिव लोगे, जहां से वो नीचे आ गई है उतने पोर्शन को आप नेगेटिव लोगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी? भैया आपको समझ में आ गई बात, शाबाश। ठीक है, तो यहां पर देखो सबको बात समझ में आ गई है, आपको नहीं आई है तो फिर सोचो, आप टेंशन मत लो, सोचने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, बताऊंगा आपको यहां पर सब कुछ। तो क्या होगा यहां पर, आप बोलोगे कि हमें हमेशा क्या होता है, जो एरिया निकालना होता है ना, वो हम लिखते हैं क्या है भाई, ए टू बी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि पॉजिटिव साइड वाला ही ले रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी। वैसे भी यहां पर एरिया की बात कर रहे हैं हम अभी, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ले लिया है आपने, तो अगर मॉड का आपको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारा x जो है वो लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स बन जाता है, अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो मॉड ऑफ x प्लस एक्स बन जाता है। मतलब मॉड ऑफ x की प्रॉपर्टी होती है कि वो भाई माइनस एक्स होता है फॉर x लेस देन 0 एंड प्लस एक्स होता है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स भी यही होगा, बट यहां पर बात की जा रही है कि अगर ये अबव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, इफ द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लाइज अबव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अबव में ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो y है, एक्स एक्सिस के अबव मतलब कि y कैसा है, पॉजिटिव। ये बात याद रखना, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, वो y है, एंड अबव एक्स एक्सिस क्या होता है, y इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव। तो आप क्या बोलोगे, अगर अबव एक्स एक्सिस y पॉजिटिव होता है तो एफ ऑफ एक्स भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और जहां पर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो गया तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है कि अगर x पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स सिंपल x के इक्वल होता है। सिमिलरली अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो ये एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल होगा। तो टेंशन नहीं लेने का, इतना अगर नहीं भी सोचना है तो मत सोचना, वैसे सोचो क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बट अगर आपको नॉर्मली समझना तो ये बात समझ लो कि अगर अबव एक्स एक्सिस है आपका कर्व, तो आप क्या करोगे, उसको पॉजिटिव ले लोगे नॉर्मली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कर्व बिलो एक्स एक्सिस है, कर्व कैसा है, बिलो एक्स एक्सिस, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस वाई कैसा होता है, नेगेटिव। तो वाई अगर नेगेटिव होता है तो भाई क्या बोलोगे आप, बिलो एक्स एक्सिस एफ ऑफ एक्स भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स हमको कैसी वैल्यू देगा, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो याद रखना, बिलो जब भी करोगे तो आप माइनस लगा दोगे और फिर इंटीग्रेट कर दोगे। और अगर कोई पोर्शन जो है वो ऊपर है और कोई पोर्शन नीचे है, तो ये क्या है अभी देखेंगे। यहां पर डायग्राम को देखो पहले आप, तो भाई एक पोर्शन आपका ए टू सी में पॉजिटिव है अबव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव, और सी टू बी में कैसा है, नेगेटिव है बिलो एक्स एक्सिस। तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको लिखोगे भाई ए टू सी एफ ऑफ एक्स
dx माइनस c टू b f ऑफ x dx। बिलो वाले को माइनस कर दिया, अबव वाले को प्लस कर दिया, ये आ गया आपका आंसर। ये लोग क्या लिखे ये भी देख लेते हैं भाई। तो देख लो क्या लिखा है इनने, ए टू बी। अब मॉड और मॉड दोनों जगह लिख दिया आपने, लेकिन ए टू बी के लिए, बट बीच में एक उनके टर्म आ रहा था सी भी, एक पॉइंट आ रहा था, जिसके बाद ये जो कर्व है वो क्या कर रहा था, अपना साइन चेंज कर ले रहा था। तो हमने बोला भाई ए टू सी पहले पॉजिटिव है तो उसको प्लस एफ ऑफ एक्स, देन सी टू बी नेगेटिव है तो उसको माइनस एफ ऑफ एक्स लिख दिया। वही चीज अपन ने वहां पर भी लिखी थी। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर आते हैं भाई, यहां से मजा चालू होता है मेन अपना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप लोगों को इसका ग्राफ सबसे अच्छे से भाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर ग्राफ क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को करना भी उतना ही ज्यादा कठिन होगा आपको। तो उसको आसान में बना देता हूं, आप टेंशन मत लो। अगर इसका ग्राफ क्लियर नहीं है ना, आप एक काम करो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा रुक जाओ, आप यूट्यूब पर जाओ, मतलब यूट्यूब पर ही हो गए ऑब्वियसली, आप यूट्यूब पर सर्च करो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th। ठीक है, सबसे ऊपर ही मैथ्स का आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैथ्स भी लिख देना उस पे, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ जाएगा। वो बंदा भाई क्या तो पढ़ाता है, वो बहुत ही शानदार टीचर है। मतलब मैं खुद कई बार उनके वीडियोस देखकर रिफरेंस लेता हूं चीजों का, और कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं तो पैर छू लूं उनके, इतने तेज, इतना इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो। ठीक है, और मतलब गौर करने की बात तो यह है कि काफी कुछ मतलब मिलते हुए मेरे जैसे, दिखते मेरे जैसे। और दूसरी गौर करने की बात यह है कि है भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, बहुत ही तेज हैं वो। तो उनका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाकर, हाँ समझ गए हो गया आप, मैं समझ गया हूं। हाँ, तो उनका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाकर कोनिक सेक्शन का वीडियो देखना। तो उस वीडियो में एक ही बार में आपके सारे कोनिक सेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कौन सा वाला कर्व कब बनता है, कौन सा नहीं बनता है, कैसा कर्व बनाना है, कैसा नहीं बनाना, सब एक बार में समझ जाओगे। पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसको देखना पहले, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि ये क्लियर होना जरूरी है यार। कोनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला कैसा बनता है, तो भाई ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो। इसका लेटेस्ट रेक्टम कहां से जाता है, तो वो a,0 से जाता है। वो हम कहां से देखते हैं, 4 और x के कोफिशिएंट से, तो a,0 से वो जाता है। ठीक है, ये ओरिजिन पर कट करता है क्या, जी हां बिल्कुल कट करता है। ठीक, अब यहां पर हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह सिमेट्रिकल होता है। ये वाला जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो हमारा पैराबोला बनेगा, वो सिमेट्रिकल पैराबोला होगा एक्स एक्सिस से, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, एंड देन क्या करते हैं, नीचे वाला निकालने से बेटर है कि हम इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाला निकालने से बेटर है कि हम क्या कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, और टोटल एरिया फिर फाइंड कर लेंगे। क्लियर बात है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले तो देखता हूं भाई कि करना क्या है। तो मैं यहां पर बोलूंगा भाई इंटीग्रेट करना है हमको एफ ऑफ एक्स डीएक्स को, कहां से कहां तक, तो हमको करना है 0 से a तक इंटीग्रेट। कहां से कहां तक भाई, 0 से a तक, क्योंकि ये क्या बोला गया है भाई, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बीच में जो एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम कहां स्ट्रिप चला रहे हैं, हम स्ट्रिप सिर्फ यहां पर चला रहे हैं भाई, 0 से a के बीच में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की स्ट्रिप चला रहे हैं हम, और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, अब यहां पर एफ ऑफ एक्स जो y की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो देखना पड़ेगा हमको। तो y कितना है, यहां पर आप बोलोगे वाई स्क्वायर है 4ax, तो y हो जाएगा कितना, तो y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4ax। ठीक है, यहां पर आपको 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया के लिए। 2 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी है पोर्शन, हम सिर्फ ऊपर चला रहे हैं स्टेप, लेकिन नीचे भी है पोर्शन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करोगे आप, y की वैल्यू रख दोगे अंडर रूट 4ax, 0 से a तक इसको इंटीग्रेट कर लोगे, और आपके पास बाहर भी एक 2 लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ पैराबोला, तो वो जाएगा भाई 0 टू a, 2 इंटू 0 टू a अंडर रूट 4ax
dx। टू इंटू 0 टू a अंडर रूट 4ax dx। ठीक, अब ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट ax dx। इस रूट a को ही बाहर ले लो, तो 4 रूट a 0 टू a रूट x dx। तो आ जाएगा 4 रूट a। अब भाई रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये तो आपको पता है कि इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, और इंटीग्रेशन में क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई 4 रूट a, और यहां पर लिमिट भी तो है 0 से a, तो हो जाएगा 4 रूट a की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और फिर वो माइनस 0 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा भाई जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, बट अपर लिमिट में तो a की पावर 3/2 अपॉन 3/2 आ गया, बट यहां पर 0 आ जाएगा लोअर लिमिट में। c क्यों लिख रहा हूं, यहां पर c थोड़ी आएगा। तो आ जाएगा 4 रूट a इंटू 2/3 a की पावर 3/2। अब यहां पर देखो ये a की पावर 1/2 है, इंटू a की पावर 3/2 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 8/3। a की पावर कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, तो 8/3 a स्क्वायर। ये होगा भाई आपके पैराबोला का एरिया, एरिया ऑफ द पैराबोला। क्लियर है बात। तो क्या किया, कैसे किया आपने, तो आपने बोला भाई, आपसे बोला गया था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो आपने बोला कि ठीक है भाई, यहां पर आप क्या करते हो, तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax का आपको अगर एरिया चाहिए था, ठीक, और लेटस रेक्टम के बीच तक का, मतलब आपने बोला कि लेटस रेक्टम है a, 0 से जाने वाला, हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर वाले का एरिया निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है भाई कर देते हैं। इसके बाद क्या किया आपने, इसके बाद आपने यहां से बोला कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 4ax। उसको आपने इंटीग्रेट किया, कहां से कहां तक 0 से a तक। लेटस रेक्टम कहां से जाएगा, तो a, 0 से जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, और ये 2 को क्यों किया है आपने, क्योंकि ऊपर का एरिया निकाल रहे हो, ट्वाइस आप करना चाहते हो। अब इंटीग्रेशन में आए हम, यहां पर लिमिट 0 से a हो गई, और 4 का रूट से बाहर निकाला तो वो भी 2 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, और रूट a को ही बाहर ले लिया, तो 4 रूट a तो बाहर आ गया। इसके बाद रूट x का इंटीग्रेशन किया, उसमें लिमिट 0 टू a डाली, फाइनल आंसर आ रहा है 8/3 a स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लो भाई कि इसका 2x माइनस y, अपने पास जो कर्व है वो क्या है, तो कर्व है y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोगों ने क्लास 10th में भी इसका बहुत अच्छे से ग्राफ बनाया होगा, देन 11th में भी बनाया होगा, तो आपको ये पता होगा कि अगर यहां पर y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म्स है, तो ये उल्टा कटोरा बनेगा, मतलब कि पैराबोला जो बनेगा फेसिंग डाउनवर्ड्स बनेगा, वो नेगेटिव y एक्सिस को फेस करता हुआ। ठीक है, और यहां पर आपको क्या पता लगाना, तो आपको वो पॉइंट्स पता लगाना है जहां पर ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब कि जहां पर y क्या हो जाएगा 0। बिल्कुल सही बोला आपने, मन में बोला, समझ गया मैं। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे लेट y इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x कॉमन निकाल लो, तो यहां से रहेगा 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x एक तो 0 आएगा और एक x की वैल्यू 2 आएगी, मतलब कि ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक पैराबोला जो कि कहां से कहां तक जा रहा है भाई, तो वो जा रहा है आपका 0,0 से, मतलब जा तो बहुत इनफाइनाइट तक जाएगा वो, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें, लेकिन कहां चाहिए
2x माइनस एक्स स्क्वायर और x एक्सिस के बीच में चाहिए, मतलब कि ये वाला रीजन फाइंड करना है आपको बस, और कुछ में ध्यान नहीं लगाना। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, तो x एक्सिस को एक जगह ये 0 पे कट कर रहा है मतलब 0,0, और दूसरी जगह ये कट कर रहा है 2 पर मतलब कि 2,0 पर, बिकॉज x एक्सिस पर y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको लिमिट्स मिल गई, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। आपको चलानी है आपकी वर्टिकल स्ट्रिप जो कि x एक्सिस पर x की लिमिट में चलती है। ठीक, अब y की वैल्यू आपके पास है क्या, बिल्कुल है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करोगे और बोलोगे भाई एरिया ऑफ द कर्व कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a y dx। ठीक है, तो y कितना है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो y dx लिखोगे आप पहले, उसके बाद लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो कितना आएगा भाई, ये 0 टू a जाना है आपको, a था ना, 0 टू 2 है ना, a कहां भाई, मैं सोचूं यार a कहां से आ गया, इस पूरे क्वेश्चन में a तो था नहीं कहीं। 0 टू 2, 0 टू 2। अब क्या करोगे, एक बार 0 टू 2x को इंटीग्रेट करोगे, माइनस 0 टू 2x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 0 टू 2। अब कहीं पर भी सी लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब 0 जब पुट करोगे तो वो 0 ही आएगा, 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4/2 माइनस 8/3, तो जाएगा 4 माइनस 8/3, या 4 3 12 माइनस 8/3, या फिर 4/3। तो कितना आ रहा है भैया इसका आंसर, 4/3। क्लियर है, क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में भाई, शुरुआत से देखो तो आपको बोला गया था स्केच द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो हमने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि भाई x एक्सिस में स्ट्रिप जो चलानी है अपन को, वर्टिकल स्ट्रिप, वो कहां से कहां तक चलानी है, यह आपको ध्यान देना पड़ता है कि वो कहां से कहां तक चलानी है। तो यहां पर आपने देखा कि x एक्सिस को ये कहां और कहां पर कट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के थ्रू जो बाउंडेड रीजन है वही निकालना है हमें, इस कर्व का और x एक्सिस के बीच में। तो जहां पर भी x एक्सिस को कट करेगा वहां पर y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको 0 से इक्वेट किया। जब इसको 0 से इक्वेट किया तो यहां पर x की दो वैल्यूज हैं, 0 और 2। तो हमको पता चला भाई एक तो ये 0,0 पे x को कट कर रहा है और दूसरा 2,0 पर, मतलब x की लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, तो 0 से 2 तक। और y कितना है, तो y है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट कर दिया 0 से 2, और फाइनल आंसर आया जब 0 to 2 की वैल्यू रखी आपने तो 4/3। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 से 2 कैंसिल, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 हुआ, उसमें भी 0 से 2 की लिमिट डाली तो 8/3 आया। 4 माइनस 8/3 कितना हो गया, 4/3। अब देखो भाई, यही मैं बोल रहा हूं आपसे कि अगर आप लोगों को एलिप्स वगैरह क्लियर नहीं है, किसका, कोनिक सेक्शन को, तो पहले आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर ये इक्वेशंस जो है आप सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो एलिप्स है भाई, यहां पर दोनों की पावर्स इवन है, आपको पता है कि ये कैसा बनेगा, तो इस दोनों ही एक्सिस के सिमेट्रिक एलिप्स बनेगा। और आपको पता है भाई कि इसका मेजर एक्सिस कितना होता है, तो वो 2a के इक्वल होता है, और माइनर एक्सिस होता है 2b के इक्वल। तो यहां पर ये जो पॉइंट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, a,0, और ये पॉइंट हो जाएगा -a,0। सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा 0,b, और ये पॉइंट हो जाएगा 0,-b। इस क्वेश्चन को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्ट्रिप से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ वर्टिकल स्ट्रिप ही पढ़ रहे हैं तो पहले हम वर्टिकल स्ट्रिप से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं
कि चारों का एरिया निकालने से बेहतर है कि आप क्या करो, आप एक स्टेप चला दो यहां पर, ये पूरा एरिया फाइंड कर लो, ये पूरा एरिया, एंड इनटू 4 कर दो। चारों इक्वल एरिया है भाई, ठीक है। अगर आप इस पूरे एरिया में इनटू 4 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको कि इसकी लिमिट कहां से कहां तक है। तो ये चल रहा है 0,0 से a,0 तक, तो आपके पास लिमिट आ गई 0,a, ठीक है। तो एरिया ऑफ एलिप्स बोलोगे आप 4 इंटू 0,a, 0 से a तक ही चला रहे हो बस आप। और अब यहां पर देखना पड़ेगा कि x की, y की क्या वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप बोलोगे y स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर में b स्क्वायर की वैल्यू रहेगी ये। तो आप बोलोगे y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो आप बोलोगे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, यहां पर y स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर था, अब स्क्वायर रूट हटा लेते हैं दोनों जगह से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है आपकी किसकी, y की। क्लियर है। तो क्या किया यहां पर आपने अभी y की वैल्यू निकालने के लिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर बाय a स्क्वायर को वहां भेजा, b स्क्वायर को वहां भेजा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया जिसकी वैल्यू है b बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप जानते हो क्यों आया है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा आराम से। तो यहां पर मैं बोलता हूं 4 इंटू 0 टू a b बाय a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये है आपका क्या, तो ये है आपका भाई एरिया, ठीक है। ये है आपका एरिया। तो क्या बोलोगे यहां पर, b बाय a को बाहर ले लो, 4b बाय a 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो भाई क्या लिखेंगे यहां पर अपन 4b बाय a, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे हाफ x इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a। कहां से कहां तक, 0 से a तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना भाई, ये वाला फॉर्मूला अपन लोगों ने देखा हुआ है, किया हुआ है, और ये चीज आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी बहुत बार यूज करी हुई है, तो ये आना चाहिए आपको, ठीक। अब आप क्या बोलोगे भाई, 4b बाय a हाफ, मैं अलग अलग ले लेता हूं यार, ठीक है। ये x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स को, चलो ठीक है पुट ही कर दो ना, वैल्यू a की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाय a माइनस हाफ 0 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, माइनस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स 0। तो कितना हो जाएगा भाई, ये यहां से देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो गया, 0 इंटू a स्क्वायर 0 हो गया, देन हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स 0 0 हो गया, बचा कितना, हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाय a जो कि हो तो साइन इनवर्स 1। तो आप लिखोगे 4b बाय a इंटू 1 बाय 2 a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाय a हो जाएगा भाई साइन इनवर्स 1 जो कि होता है पाई बाय 2। तो ये 2 और ये 4 कैंसल आउट, ये a से ये कैंसल आउट, तो आंसर कितना आ रहा है आपका, तो आंसर आ रहा है भाई a b पाई, a b पाई, ठीक है। ए बी पाई आंसर आ रहा, सही है, चलो बढ़िया है। तो अब यहां पर क्या क्या किया अपन लोगों ने, देखते हैं अपन इसको थोड़ा अच्छे से।
तो देखो आपको क्या दिया था भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले तो y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, y की वैल्यू निकाली तो वही b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपने बोला ये एलिप्स बनेगा कैसा, तो एलिप्स का हमने फॉर्मेशन देखा, ये सिमेट्रिक बन रहा था सबके साथ, जहां पर आपका ये जो मेजर एक्सिस होता है वो a,0 होता है, मतलब 2a होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये a,0 आप इसको बोलोगे वर्टेक्स को यहां पर, तो a,0 हो गया। हमने बोला कि भाई एक पार्ट को, इसके एक पोर्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं और इंटू 4 कर देता हूं, यार ऐसा कोई भी आता ना, जब यहां पे सिमेट्रिक फिगर आपके पास होते हैं तो किसी एक का निकाल लो और उसके बाद जितने भी पार्ट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमें पूरा निकालने की जरूरत कभी भी नहीं होती। तो यहां पर आप क्या करोगे, एक पार्ट का निकालोगे, इंटू 4 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बोला भाई इसका पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसकी लिमिट होगी कहां से कहां तक, 0 से a तक, तो आपने बोला 0 से a, 4 इंटू 0 से a, b बाय इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y dx होता है, एफ ऑफ एक्स dx होता है, तो y जो था वो कितना था, b बाय इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। b बाय ए को भी बाहर लिया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया, उसका फॉर्मूला लगा दिया, हाफ एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। यहां पर देन लिमिट लगाई मैंने और फाइनल आंसर निकल कर आया ए बी पाए। क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपन को कि भाई इफ द एरिया अबव एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू 2 की पावर k x एंड x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स 2 इज दिस, x इक्वल्स 0, x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 2 की पावर k x, इनके बीच का जो एरिया है वो ये दिया हुआ है 3 log 2 बेस e। देन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको निकालकर बतानी है। तो आपने बोला ठीक है भाई निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, तो सबसे पहली चीज जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, तो ये बात आप जानते हो कि आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका कर्व कैसा प्लॉट होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बताओ भाई कैसे कर्व प्लॉट होगा, तो आप बोलोगे भाई कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका कर्व ऐसा ही होता है, जो कि जाता है कहां से, तो जो कि पास होता है भाई आपके 0,1 से। कहां से, 0,1 से। क्यों 0,1 से पास होता है, क्योंकि जब भी x 0 होगा, यहां पर देख लो भाई y इक्वल्स टू 2 की पावर k इंटू एक्स है, मतलब कि 2 की पावर k इंटू 0 मीन्स 2 टू द पावर 0 यानी कि 1। किसी भी चीज की पावर अगर मैं 0 बोल रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। बात पता है आपको कि नहीं पता है? ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इसकी पावर 0 है तो यहां पर 1 से पास हो रहा है, हमें किसके किसके बीच का एरिया चाहिए है, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 0 दैट मींस y एक्सेस एंड x इक्वल टू 2, मतलब कि यहां पर एक लाइन खींचता हूं मैं 2 पर, 2,0 पर, तो ये हो जाती है आपकी x इक्वल्स टू 2। ये पता है ना आपको, जो 2,0 से लाइन जा रही है वो x इक्वल्स टू 2 है। ठीक, तो हमें कौन सा एरिया चाहिए है, तो ये वाला एरिया यार, ये पोर्शन चाहिए हमें। यहां पर लिमिट x की कहां से कहां तक हो जाएगी, तो लिमिट x की चलेगी 0 से 2 तक, और y की वैल्यू क्या है, तो 2 की पावर kx है। ठीक है, तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 y dx, और इसकी वैल्यू हमें दी कितनी हुई है, तो बोल रहा है कि भाई एरिया जो आता है वो आता है 3 log 2 बेस e। तो भाई फटाक से एक काम करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है 0 टू 2 तक, y की वैल्यू डालना है 2 की पावर kx, और उसके बाद बताना है कि हमारी जो वैल्यू है किस चीज की, k की, ये निकालना है ना, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ k हमसे बोला है ना, तो यहां पर k जो है इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है फटाक से देखकर बताओ, तो लिखो भैया y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर kx। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 y की वैल्यू कितनी है, तो वो है 2 की पावर kx dx, और इसकी वैल्यू दी कितनी हुई है हमको, 3 अपॉन log 2 बेस e। चलो देखते हैं भाई, 3 अपॉन log 2 बेस e। तो भाई अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि a की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है,
ए की पावर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन कुछ खास ऐसा होता नहीं, ये होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, ये जानते हैं हम। तो यहां पर क्या बोलोगे आप? 2 की पावर के एक्स। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन में 2 की पावर एक्स के समान ही करूंगा, और आपको ये पता है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। बात क्लियर है? तो मैं क्या बोलता हूं यहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 की पावर के एक्स, जैसे कि ए की पावर एक्स के में ए की पावर एक्स आता है, अपॉन में क्या आएगा? तो अपॉन में आएगा लॉग 2 बेस ई, और ये जो x का कोफिशिएंट है k, मैं उससे इसको कर दूंगा डिवाइड, तो यहां पर k मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है, लिमिट 0 से 2 तक, और इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमको? 3 log 2 बेस ई। और हमें मुद्दा तो मेन ये है कि k की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक, अब यहां पर लिमिट्स पुट करता हूं, तो ये हो गया 2 की पावर k इंटू 2 अपॉन k log 2 बेस ई माइनस, अब यहां पर अपने आप जीरो मत बोल देना उस वाले को, क्यों? क्योंकि यहां पर 2 की पावर में जीरो जा रहा है, और किसी की भी पावर जीरो कितनी होती है? बताओ भाई, किसी की भी पावर जीरो कितनी होती है? पवन बोलो। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इतने टाइम से ये पढ़ रहे हैं, अभी तक इनको ये नहीं मालूम कि 2 की पावर जीरो कितनी होती है। बेटे मुर्गे बने जाके, क्या मतलब है यार? माइनस में आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे वही जिसका आंसर इनको पता नहीं। तो यहां पर हो जाएगा भाई 2 इंटू के इंटू 2 की पावर के इंटू 0, जो कि हो जाएगा 2 की पावर 0 अपॉन के लॉग 2 बेस ई इक्वल्स टू 3 log 2 बेस ई। अब भाई ये 2 की पावर 2 के, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं 4 की पावर के, क्योंकि 2 की पावर 2 है ना, तो उसको आप बोलोगे 4 की पावर के अपॉन के इंटू लॉग 2 बेस ई माइनस 2 की पावर 0 इज 1 अपॉन के इंटू लॉग 2 बेस ई इक्वल्स टू में क्या है? 3 log 2 बेस ई। सबका भाई डिनोमिनेटर कॉमन ही है, तो उसको मैं यहां पर लिखे रहने देता हूं, तो ये जाता है 4 की पावर k माइनस 1, मतलब डायरेक्टली बिना एलसीएम लिए इनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। यहां पर हो जाएगा k log 2 बेस e इक्वल्स टू 3 अपॉन log 2 बेस e। log से log कैंसिल, ये आ रहा है 4 की पावर k माइनस 1 अपॉन k इक्वल्स टू 3। अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं k की वैल्यू क्या डाल दूं? 1। ठीक है, k की वैल्यू 1 डाल दूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको दिख रहा है भाई, तो सबसे पहली चीज जो दिख रही है भैया वो तो ये दिख रही है कि पावर में -1 नहीं था, नीचे -1 है, तो नीचे -1 लिखो। वही मैं सोचूं कि लफड़ा क्यों हो रहा है। तो अगर अब देखो भाई, अब मैं बोलता हूं k इक्वल्स टू 1, तो यहां पर हो जाएगा 4 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 1, मतलब कि 3। यानी कि k इक्वल्स टू 1 क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा भाई? तो k इक्वल्स टू 1 आएगा। आई बात समझ? ठीक है, तो क्या किया आपने? शुरुआत से देखो तो आपको बोला गया था कि इफ द एरिया अबव x एक्सिस बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 2 की पावर kx एंड x इक्वल्स 0 एंड x इक्वल्स टू 2, तो एरिया अबव x एक्सिस बोला था, और x इक्वल्स 0 यानी कि y एक्सिस एंड x इक्वल्स 2 मतलब कि ये लाइन, इनके बीच और ये जो कर्व है y इक्वल्स टू 2 की पावर kx, इनके बीच ये है अपना y इक्वल्स टू 2 की पावर kx, इनके बीच बनने वाला एरिया जो है वो आपको फाइंड करना था। तो आपने बोला भाई कर्व तो आपके पास है y इक्वल्स टू 2 की पावर kx, और उसकी लिमिट भी आपके पास है, कहां से कहां तक? 0 से 2 तक, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं। लेकिन यहां पर एरिया फाइंड नहीं करना है एक्चुअल में एरिया तो गिवन है आपको, और बोल रहा है भैया जो k है उसकी वैल्यू फाइंड करो, जो 2 की पावर kx है ना, उसमें जो k है उसकी वैल्यू फाइंड करो। तो आपने बोला ठीक है भाई, 0 से 2 y dx जो है वो 3 log 2 बेस e के इक्वल है। तो आपने y की वैल्यू यहां पर 2 की पावर kx पुट कर दी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन log a बेस e। और आप जानते हो कि अगर यहां पर x का कोई कोफिशिएंट आ जाए तो उस कोफिशिएंट से आपको डिवाइड कर देना पड़ता है। तो यहां पर x का कोफिशिएंट k था, तो k से आपने डिवाइड कर दिया, इसको पूरा इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट करी,
तो आपके पास भाई एक जगह 2 की पावर 2 इंटू के आ रहा था, अबे 4 क्यों आया? तो आपको ध्यान देना भाई, 2 की पावर 2 इंटू के है ये, तो 2 की पावर 2 को आप 4 बोलोगे और के 4 की पावर के, इसलिए मैंने वहां पर लिखा है। और एक जगह जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो 2 की पावर k इंटू 0 मतलब 2 की पावर 0, यानी कि वो कितना होता है 1, जिसका आंसर इन्होंने दिया नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपने पुट कर दिया और अभी तक मुर्गा बना हुआ है वो, सोचो इस बात में ईमानदार है लड़का। अब आपने बोला कि भाई दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो है k log 2 बेस e, तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देते तो 4 की पावर k माइनस 1 अपॉन k log 2 बेस e, और यहां पर भी सेम आया 3 अपॉन दिस, हमने कट कर दिया। अब यहां पर देखिए जो इक्वेशन बन रही थी इसमें अगर k की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा, मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। k की वैल्यू 1, मतलब यहां पर अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं तो ये 3 के इक्वल आएगा, तो k की वैल्यू 1 जो है वही इसका सॉल्यूशन है, यह आपका सॉल्यूशन है। तो लिख लो भैया इसको अच्छे से, इसको भी लिख लो, और अब मैं करता हूं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8 एंड x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हमारे पास लाइन कौन कौन सी दी है? तो 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8 दिया हुआ है, x एक्सिस दिया है, एंड द लाइंस x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू 4 दी हुई है। तो हमको इसका क्या बनाना है? हमको इसका एरिया बताना है। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 8, 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो आपके पास वैसे अगर ग्राफ ना हो तो भी आप बता सकते हो, लेकिन ग्राफ बना लो तो बेटर हो जाता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स निकालता हूं भाई। 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8, जब मैं y को 0 रखूंगा तो x आएगा 8, जब मैं x को 0 रखूंगा तो y आएगा 4, तो मेरे को 2 पॉइंट्स मिलेंगे 8,0 एंड 4,0,4। इसको मैं अपने ग्राफ पे प्लॉट करता हूं। वन 2 3 4 5 6 7 8, एंड यहां पर भी बना देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पॉइंट्स कौन कौन से मेरे पास? तो पॉइंट है एक 8,0 और दूसरा है 0,4। तो 0,4 कहां पर आ गया? तो ये आ गया 0,4, और 8,0 ये रहा। तो लाइन कैसी बन रही मेरी? तो मैं इनको मिला देता हूं। ये रही मेरी रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या है? तो इसकी इक्वेशन है 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। इसी को मैं बोलूंगा क्या है इक्वेशन? 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8। ये एक लाइन हो गई, और बाकी कौन कौन से कर्व दिए हैं? तो एक तो एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, एंड लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 2 कहां से जाएगी भाई? तो x इक्वल टू 2 के लिए आप बोलोगे x में 2 से जाती हुई y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो बनेगी वो आपकी लाइन है x इक्वल्स टू 2, और ये रही आपकी लाइन x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कौन सा रीजन आपको चाहिए है? तो इनके बीच में आने वाला रीजन x एक्सिस 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4। ये x इक्वल्स टू 2 है, ये x इक्वल्स टू 4 है। इनके बीच में आने वाला ये वाला रीजन जो है ये आपको फाइंड करना है। तो कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। x कहां से कहां तक जा रहा है इसमें? तो आप बोलोगे x जा रहा है फ्रॉम 2 टू 4। ठीक है, तो लिमिट क्या हो गई आपकी? तो लिमिट आप लिखोगे यहां पर x जा रहा है कहां से कहां तक? तो फ्रॉम 2 टू 4 y dx आपको निकालना है। इंटीग्रेट करना है आपको 2 से लेके 4 तक y को, जो कि क्या है आपका y कितना है यहां पर? y है, तो यहां पर आप देखोगे y कितना आ रहा है भाई? माइनस एक्स बाय 2 प्लस 4। क्यों? यहां पर 2y है, 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो माइनस एक्स बाय 2, और 8 बाय 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर यह इक्वेशन आ रही है आपके पास माइनस एक्स बाय 2 प्लस 4। यहां पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो कितना हो जाएगा? 2 से 4
माइनस एक्स बाय टू प्लस 4 dx। 2 से 4 माइनस एक्स बाय टू प्लस 4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है बस नॉर्मली और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई बताओ माइनस एक्स बाय टू प्लस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप लिखोगे 2 से 4, माइनस एक्स का माइनस तो बाहर निकाल लोगे आप, और यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर बाय टू। एक्स का कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये 2 भी है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा वो, बट यहां पर एक्स स्क्वायर बाय 2 ही लिखता हूं और 1 बाय 2 बाहर निकाल लेता हूं। एक काम करता हूं, जबरदस्ती का कंफ्यूजन ना हो। 2 से 4, ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस 4 है तो प्लस में 4 बाहर निकाल लोगे, और यहां पर कुछ भी नहीं था भाई, dx बस बचेगा, x तो है नहीं, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x कहां से कहां तक? 2 से 4 तक, तो आप बोलोगे x फ्रॉम 2 से 4। तो कितना हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन करने के बाद, लिमिट्स रखने के बाद कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस 1 बाय 2, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 बाय 2 मतलब कि 8, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 बाय 2 मतलब कि 2, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2। 8 माइनस 2 कितना होता है? तो 6 होता है, माइनस 1 बाय 2 इंटू 6 हो जाएगा ये, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा? तो यहां पर आप बोलोगे भाई 4 माइनस 2 कितना होता है? तो 2 होता है, और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? तो आंसर आ रहा है आपका यहां पर 3, 4 इंटू 2 इज 8, 8 माइनस 3 कितना हो रहा है? तो आंसर आ रहा है भाई आपका 5 स्क्वायर यूनिट्स। कितना? क्योंकि एरिया है भाई तो हमेशा कैसा आएगा? स्क्वायर यूनिट्स में आएगा, इसलिए आंसर आ रहा है आपका 5 स्क्वायर यूनिट। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? तो भाई शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया था कि इंटीग्रेशन के थ्रू आप बताओ जो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, हम वर्टिकल स्ट्रिप चला रहे हैं, एक्स एक्सिस में उसकी लिमिट ले रहे हैं। हमारे पास अगर y इन द फॉर्म ऑफ x आ जाए, ठीक है, x की लिमिट हमें पता हो कि कहां से कहां तक चलानी है, उसको 2 से 4 तक चलानी है, तो बिना कर्व बनाए भी हम डायरेक्टली बोलेंगे भाई इंटीग्रेट करना है हमें y की जो भी वैल्यू आ रही कितनी? माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स बाय 2 प्लस 4, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? तो उसकी लिमिट डालनी है हमको 0 से कहां है? 2 से 4, 2 से 4 तक, ठीक है। तो अगर इतना हमें पता है तो फिर ये कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक कर्व बनाकर अगर आप दिखा देते हो तो इससे आपके क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, और जो एग्जामिनर है आपका, एग्जामिनर इसको क्या बोलते हैं, जो चेक करने वाला होता है, उस वो जब इनको देखता है तो वो अलग ही इंप्रेस्ड होता है, और फिर ज्यादा अच्छे से आपके बाकी सारे क्वेश्चंस को भी वो चेक करके मार्क्स देता है। तो इंप्रेशन बहुत अच्छा जाना चाहिए उसके ऊपर, इसलिए अगर टाइम है तो कर्व जरूर बनाना, और नहीं है तो फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, आंसर तो आएगा इसका। ठीक, तो हमने क्या किया? सबसे पहले 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 की एक लाइन बनाई, देन आपने x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 बनाया, x एक्सिस तो पहले ही से बना हुआ था, इन सबके बीच का जो एरिया है वो ये वाला है, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने बोला 2 से 4 तक 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8 को इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर दिया। फाइनल आंसर जो आया भाई लिमिट रखने के बाद वो आया 5 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2014 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स आफ्टर मेकिंग अ रफ स्केच। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला भी गया है कि भैया पहले एक रफ स्केच बनाओ, उसके बाद ही इसका एरिया हमें बताओ, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये जो फंक्शन है वो क्या है भाई? तो यहां पर आपको दिया हुआ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस 1, और x इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, इनके बीच की आपको क्या बनानी है? लाइन बनानी है, ठीक है। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 है, एक x इक्वल टू माइनस 3 और एक x इक्वल टू 3 है, तो x इक्वल टू माइनस 3 कहां पर होगा, x इक्वल टू 3 कहां पर होगा, सब कुछ बनाते हैं अपन, चलो।
सीधी ना, हाँ ठीक है। चलो बढ़िया, यहां पर ही बनाते हैं। अब हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं भाई मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ y की बात करूं, y इक्वल्स टू मॉड x की, ठीक है। तो मॉड x जो होता है वो क्या होता है भाई, माइनस एक्स होता है फॉर x लेस देन 0 प्लस एक्स फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर y मेरा मॉड ऑफ x प्लस 1 है या x प्लस a है, तो आप बोलोगे ये माइनस ऑफ x प्लस a होगा फॉर x लेस देन a, ठीक है, और x लेस देन माइनस ए बोलोगे यहां पर, और प्लस का x प्लस ए होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। अगर x जो है वो माइनस ए से छोटा है, ठीक है, अगर x माइनस ए से छोटा होगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। बट मॉड का काम क्या होता है कि उसको पॉजिटिव बनाकर रखे, तो अगर ये ओवरऑल नेगेटिव हो रही है तो एक माइनस वो पहले से दे देता है ताकि माइनस इंटू माइनस क्या आ जाए, वापस से प्लस वैल्यू आए। इसलिए याद रखना कि जब मॉड ऑफ एक्स प्लस ए की बात करोगे आप, और एक्स प्लस ए है ना यहां पर, तो एक्स लेस देन माइनस ए जब भी बात होगी तो ये माइनस ऑफ एक्स प्लस ए देगा, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए जब भी बात होगी तो एक्स प्लस ए नॉर्मली दे देगा। तो यहां पर जो अपना फंक्शन है, तो आप बोलोगे y इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर x लेस देन माइनस 1 एंड प्लस ऑफ x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। यहां पर ये कर्व्स कहां कहां पर जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम, और 1 प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो कर्व बन कैसा रहा है ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं 1 प्लस एक्स प्लस 1 कैसा बनेगा, तो भाई 1 प्लस एक्स प्लस 1 दो तरीके से बनेगा, और दोनों तरीके मैं देखता हूं। सबसे पहले तो आप बोलोगे y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 फॉर x लेस देन माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। मतलब यहां पर दो ग्राफ बनेंगे, y इज इक्वल्स टू एक बनेगा माइनस एक्स का, क्योंकि 1 माइनस एक्स माइनस 1 लिखोगे आप, 1 माइनस एक्स माइनस 1 फॉर x लेस देन माइनस 1 एंड 1 प्लस एक्स प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पर हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल, माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा जब x लेस देन माइनस 1 होगा, और x प्लस 2 का ग्राफ बनेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होगा। बात आ रही है समझ में यहां पर? तो आपने क्या बोला, माइनस एक्स का ग्राफ कब बन रहा है, जब x लेस देन माइनस 1 है, और x प्लस 2 का ग्राफ कब बन रहा है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है। तो यहां पर सबसे पहले माइनस एक्स का ग्राफ बनाता हूं मैं। तो माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, तो आप बोलोगे माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए भाई y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप बोलोगे y इक्वल्स टू 1। अगर मैं इफ x इक्वल्स टू आप 0 पुट करते हो तो y भी 0 होगा। x को आप क्या पुट करोगे भाई, लेकिन यहां पर y इक्वल्स टू माइनस एक्स कब तक रहेगा, वो जब x लेस देन माइनस 1 है ना, x लेस देन माइनस 1। तो लेस देन माइनस 1 की सारी वैल्यूज मैं पुट करता हूं यहां पर, x लेस देन माइनस 1 की वैल्यूज, तो मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा 2। x इक्वल्स टू माइनस 3 पुट करता हूं तो y हो जाएगा 3। x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करता हूं तो y हो जाएगा 1, ठीक है। और ऐसे ही वो चलता चला जाएगा। तो यहां पर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, तो एक मिलेगा -2, माइनस 3, माइनस 1, जब x की नेगेटिव जो भी वैल्यूज आ रही हैं उस पर कैसा होता जा रहा है, पॉजिटिव। और दूसरा ग्राफ कैसा बन रहा है भाई, तो दूसरा ग्राफ किस चीज का बनेगा, x प्लस 2 का, y इज इक्वल टू x प्लस 2 का फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो मैं यहां पर बोलता हूं y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। तो बोलता हूं x इक्वल टू माइनस 1 में y कितना हो जाएगा 1। तो इस पॉइंट पर ये दोनों ही ग्राफ मिलेंगे। x इक्वल टू माइनस 1 पे y कितना हो रहा है 1, तो यहां पर इस पॉइंट को बोलो -1, 1। x जब मैं बोलूंगा 1 तो y कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3। x को जब मैं बोलूंगा 0 तो y कितना हो जाएगा 2,
मतलब कि y एक्सिस को 0,2 पर कट करता हुआ जा रहा होगा। x को 2 बोलूंगा तो y हो जाएगा 4, यानी यहां पर पॉइंट्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1,3, 0,2 एंड 2,4। तो ये सारे पॉइंट्स जो है मैं प्लॉट करता हूं, दो अलग अलग लाइंस मेरे को दिखेंगी। हमेशा याद रखना, जब मॉडेक्स की भी मैं बात करता हूं तो उसका ग्राफ मालूम है कि नहीं। अगर आप लोगों को ये चीज सारी चीजें मालूम है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नहीं मालूम है तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन पे बताओ, तो ग्राफ की एक सीरीज हम पूरी बनाएं जिसमें आपको सारी ग्राफ्स वगैरह मैं समझाऊं। क्योंकि भाई जेई मेंस के 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, कैलकुलस, वेक्टर एंड ग्राफ। इन तीनों में से एक भी अगर ढीला रहा आपका, तो आपका जो घर है वो गिर जाएगा। ठीक है, अपन को तीनों ही टॉपिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग करके चलने पड़ेंगे। तो अगर ग्राफ आपके क्लियर हैं तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं है तो कमेंट सेक्शन है, आप बताएं बेझिझक, हम बनाएंगे ग्राफ के लिए आपके अलग से वीडियोस। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अगर मैं बोलूं आपसे तो ऐसा बनता है। v वाला ग्राफ भाई, ठीक है, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनता है। दोनों लाइंस, एक है y इज इक्वल टू x, एक है y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, इन दोनों का ग्राफ अगर आप मिला दोगे तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ बन जाएगा। अभी यहां पर हमें कौन से ग्राफ बनाने हैं, तो यहां पर ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। सबसे पहले मैं प्लॉट करता हूं भाई y इक्वल टू माइनस एक्स वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं बोलूंगा भाई y इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब कि -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, और ये ग्राफ ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ग्राफ बन रहा है हमारा वो कैसा बन रहा है, तो वो है भाई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। और ये क्या है, जब x 0 है तो y 2 है, तो x 0 और y 2 पर जा रहा है। -1 पे 1 है, ठीक है, 1 पे 3 है और 2 पे 4 है, तो और 0 पे 2 है। तो मैं यहां पर बनाऊंगा भाई x 0 तो y 2, और एक ग्राफ है चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका पूरा ग्राफ किस चीज का, तो ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस 1 का। ठीक है, ये पूरे ग्राफ इन दोनों को, अगर इन दोनों पार्ट को आप मिला दोगे तो ये जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1। और अगर आपको ग्राफ आता होता ना तो ये सब बनाने की, प्लॉट करने की, इतना इस मॉड्यूलस फंक्शन में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ अगर आपको ये पता होता कि मॉड ऑफ x का मतलब क्या होता है तो उससे आप समझ जाते कि भाई मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा बनेगा। उसके बाद इसमें अगर x प्लस 1 कर रहा हूं तो वो कहां शिफ्ट होगा, उसके बाद +1 कर रहा हूं फंक्शन में तो वो कहां शिफ्ट होगा। ये जो मैं बता रहा हूं ना कि लेफ्ट हैंड साइड क्यों शिफ्ट हुआ है और ऊपर एक क्यों शिफ्ट हुआ है, तो ये सारी चीजें आप अगर ग्राफ से खेलोगे तो आपको बहुत आसानी समझ में आएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, तो और लाइंस कौन सी है, तो x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 0 है। तो यहां पर मैं बनाता हूं भाई x इक्वल टू -3, ये रही आपकी x इक्वल टू -3 की लाइन, x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू 3 की लाइन, और y इक्वल टू 0 मतलब कि x एक्सिस, यानी कि इसके ऊपर वाले पूरे पोर्शन को आपको क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, इसके ऊपर वाले पूरे पोर्शन को शेड करना है। तो यहां पर आप इसको बना दो भाई, पूरा शेड कर दो। ये शेडेड पोर्शन जो है यही आपका आंसर होगा। बट सवाल तो ये है कि आंसर होगा कितना, कितना आएगा भाई इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर दो अलग अलग फंक्शंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कौन से दो अलग अलग फंक्शन, तो वो हमने देखा हुआ है मॉड के, कहां पर देखा है, नहीं यहां पर नहीं, यहां पर ये जो दो फंक्शन बन रहे हैं ना कि x लेस देन -1 से लेस देन -1 तक ये कितना है, -x के बराबर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 तक ये कितना है, x प्लस 2 के बराबर है।
ठीक है, तो आपके पास यहां पर जो लिमिट्स है, आप बोलोगे कि भाई आपका जो x है वो कहां से कहां तक जा रहा है, तो वो -3 से 3 तक जा रहा है, लेकिन -1 से पहले तक ये जो फंक्शन है हमारा वो -x के बराबर है। तो आप इसको बोलोगे, ऐसे लिमिट्स में ब्रेक करोगे, -3 से -1 ये फंक्शन -x रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx है साथ में, भाई टेंशन मत लो। उसके बाद लिमिट जो थी वो -3 से 3 तक जा रही है ना, मतलब कि यहां पर जब आपने ग्राफ देखा था तो वो कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से 3 तक जा रहा है। तो आपको इसको तोड़ना कैसे है, तो आप बोलोगे यहां पर कि ये वाला जो पोर्शन है -1 से पहले का, वो है आपका -x का ग्राफ, और ये वाला जो पोर्शन है -1 के बाद का, वो है आपके +x, मतलब x+2 का ग्राफ। और x+2 जा रहा है -1 से 3 तक, और -x आ रहा है -3 से -1 तक। तो ये चीजें आपको समझ कर चलनी है, ठीक है। तो आपने यहां पर बोला कि भाई -x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 3, वहां पर उसकी वैल्यू कितनी है, x+2 dx, x+2 dx। ये देखो, -1 से बड़ा आप कुछ भी वैल्यू ले लो, कहीं की भी वैल्यू ले लो, अगर -1 से बड़ा है तो वह x+2 रहेगा, और x अगर -1 से छोटा है तो -x रहेगा। तो हमने क्या बोला कि भाई -3 से -1 तक ये -x रहेगा, और -1 से 3 तक ये x+2 रहेगा। क्लियर है बात। इंटीग्रेट करता हूं इसको मैं, तो इसका आंसर आएगा भाई, माइनस तो बाहर ले लो, x²/2, कहां से कहां तक, -3 से -1, प्लस यहां पर इसका हो जाएगा x²/2 -1 से 3 प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 का अलग होगा इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा 2x, और x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा, और ये भी कहां से कहां तक, -1 से 3। सारी लिमिट्स पुट करते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है भाई। तो माइनस कॉमन लिया हुआ है, अंदर आएगा भाई अपर लिमिट मतलब कि -1 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट मतलब -3 का स्क्वायर अपॉन 2, प्लस अपर लिमिट मतलब कि 3²/2 माइनस -1²/2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस -1। कितना हो रहा है भाई, -1 का स्क्वायर इज 1/2, माइनस -3 का स्क्वायर इज 9/2, प्लस 9/2 माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू 4। 3 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 3 + 1, और वो क्या होता है 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। अब यहां पर देखते हैं कितना आ रहा है, तो -9 माइनस 1 कितना होता है 8, लेकिन यहां पर माइनस का 9 है, तो माइनस ऑफ -8/2 प्लस ये हो जाएगा 8/2 प्लस ये हो जाएगा 8, माइनस ऑफ -8/2 मतलब कि प्लस 8/2, और 8/2 होता है 4, यहां पर भी 8/2 होता है 4, 4 + 4 8, 8 + 8 कितना हो गया 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो भाई अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, और काफी मेहनत करवाई इस क्वेश्चन ने हमसे। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में एक बार देखो अच्छे से आप शुरुआत से, ठीक है। तो हमने बोला कि हमको बोला गया भाई कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए, इंटीग्रेशन को यूज करते हुए y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस के बीच का एरिया बताओ। तो हमने बोला यार यहां पर मॉड की प्रॉपर्टीज लगेंगी, क्योंकि मॉड आ गया फंक्शन में, और हमें उसका जो ग्राफ बनाना है उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां पर अगर हमको पता हो ये चीज कि y इक्वल्स टू मॉड x जो है, उसका मतलब होता है -x अगर x लेस देन 0 है, और प्लस x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिमिलरली y अगर मॉड ऑफ x प्लस a है, तो x अगर -a से छोटा है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, अगर -a से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पर हमारे पास x प्लस 1 था, तो मैंने बोला कि ये माइनस ऑफ x प्लस 1 होगा अगर x लेस देन -1 है, और प्लस का x प्लस 1 होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। तो पूरा जो फंक्शन है 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 वो क्या बन जाएगा, तो यहां पर 1 और 1 ऐड कर दो, 1 माइनस x प्लस 1, माइनस को अंदर भेजो तो 1 और 1 कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा -x। मतलब ये जो फंक्शन है ये x लेस देन -1 के लिए -x जैसा ऐड करेगा, एक्ट करेगा। यहां पर 1 ऐड करोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 + x जैसा एक्ट करेगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
ठीक है, तो इस फंक्शन को मैंने y लेस देन -1 के लिए y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाया और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए मैंने x + 2 का ग्राफ बनाया। तो ऐसा ये एक ग्राफ बना मेरे लिए, और x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 के बीच का मुझे एरिया चाहिए था। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, अब मेरे पास x में लिमिट मिल चुकी है, लेकिन इस एरिया को, इस क्वेश्चन को मेरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक के लिए ये -x के समान एक्ट कर रहा है जब तक ये -1 से छोटा है, और -1 या के बराबर है उससे बड़ा जैसे ही होता है तो ये x + 2 के समान एक्ट करने लगता है। तो मैंने दो इंटीग्रेशन में इसको तोड़ दिया, एक में मैंने -x लिया फॉर x लेस देन -1 और एक में x + 2 लिया फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट किया और लिमिट्स पुट कर दी भाई। -x का इंटीग्रेशन x² 2 होगा, माइनस बाहर लेकर, x का x² 2 और 2 का 2x, सब जगह लिमिट पुट करी, फाइनल ऐड और सब्ट्रैक्शन किया और फाइनल आंसर आया 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? ये पॉइंट्स भी देखे थे अपन ने, ये अपन ने y इक्वल टू mod x का ग्राफ देखा था। तो सब कुछ क्लियर करते हैं फाइनली, और अच्छा खासा क्वेश्चन था ये, इसको समझकर ही चलना भाई, ठीक। अब क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 एट 1, √3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन, और दिमाग लगाने के लिए रेडी रहो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देख लिया है, अच्छे क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है भाई इंटीग्रेशन को यूज करो और एरिया निकालो किस चीज का, ट्राइंगल का। ट्राइंगल कहां से आ गया, सर्कल की इक्वेशन दी है यहां पर, एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट और नॉर्मल, ट्राइंगल कैसे बनेगा। तो ट्राइंगल तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरे तरीके से ग्राफ बनाना नहीं समझ पाओ। तो y इज इक्वल टू x² + y², x² + y² इक्वल टू 4 अगर है तो यहां पर इसका जो रेडियस है वो कितना है, तो ये रेडियस है, मतलब r जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये R2 क्यों है भैया, ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो वो होता है भाई x² + y² इक्वल्स टू r², ठीक है। तो यहां पर r² कितना है, 4 है, तो r कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। अब R2 है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे फर्क पड़ेगा ये कि भाई यहां पर जो अपना डायग्राम बनेगा ना, उसमें जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, तो सर्कल हमारा कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, कैसा कहे चिल्लाने लगते हो आप लोग। ये भैया 0 है, अपना ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, -1 -2, थोड़ा सा दूर, ओए शिट यार, पूरा हट गया वो तो। अब सर्कल बनाना है भाई, क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। अब तो चुनौती आ गई भाई, ये वो सर्कल कैसा बनेगा। तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा अपना जो 2 और 2 से होकर जा रहा होगा, उसका रेडियस कितना होगा, 2 होगा, और सेंटर इसको आपको मानना पड़ेगा कि ये सेंटर है, ठीक है। ये आपको मानना पड़ेगा कि ये सेंटर है, इसमें टेंशन मत लो आप। एक और बार ट्राई करें, अरे यार रुको, अभी ट्राई करते हैं अपन। ये आपका सर्कल, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर -2 और -3 है, मैं नाम चेंज कर देता हूं नंबर अभी 2 मिनट में, मत टेंशन लो आप लोग। तो ये है आपका -2, ये है आपका -2, ठीक। अब ठीक है, अब सर्कल है जहां पर 2 जो है वो रेडियस है। अगली बार से मैं सर्कल पहले बनाऊंगा, उसके बाद सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा, उसके बाद सारे नंबर दूंगा, ठीक। तो यहां पर ये सर्कल आपका बन चुका है जिसका रेडियस है 2,0, सॉरी 2,0 रेडियस नहीं होगा, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का या 2 यूनिट्स का। 0,2 पर
2,0 पर सब पे ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक, अब हमें क्या देखना है, दो लाइंस हमें बनानी है। कौन सी दो लाइंस? हमें बोला गया है इंटीग्रेशन फाइंड करके उसके बाद दूसरी, ये तो ठीक है, इंटीग्रेशन तो करेंगे। यहां पर टेंजेंट, एक्स एक्सिस, टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों चाहिए हमको। और कौन से पॉइंट पर चाहिए? तो पॉइंट 1,√3 पर चाहिए। तो आपको, अगर आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स वाला चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, और ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ा होगा, तो भाई वहां पर आपको पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है, और टेंजेंट आप किसी कर्व की कैसे निकालते हो। तो आप बोलोगे टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज गिवन बाय dy/dx। किसी भी कर्व की अगर आपको टेंजेंट निकालनी होती है तो dy/dx से आप देते हो। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपके पास x² है, y² है, आपको dy/dx चाहिए है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे डिफरेंशिएटिंग, पहले तो आप लिखोगे, चलो यहां पे लिखो, डिफरेंशिएटिंग x² प्लस y² इक्वल्स टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा भाई x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y² का हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल्स टू 4 का तो 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 इज 0, dy/dx की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, dy/dx आएगा आपका -2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसल, ये आ रहा है -x अपॉन y। अब हमें किस पॉइंट पर dy/dx निकालना है, तो dy/dx एट पॉइंट 1,√3। यहां पर पॉइंट अपन लिखते हैं तो 1,√3 पर आपको चाहिए है। तो जो x है उसकी जगह आपको 1 डालना है और y की जगह √3, तो -1/√3 जो है वो टेंजेंट आ जाएगा। मतलब कि ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है भाई, ये आ रही है उसके स्लोप की वैल्यू, ये आ गया टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। है ना, dy/dx क्या होता है भाई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब कि m। ठीक है, टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इज गिवन बाय, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, यार यहां पर मैंने सिर्फ टेंजेंट लिखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज गिवन बाय dy/dx। ठीक है, m जो होता है वो dy/dx होता है आपका। ठीक है, याद रखना इस बात को, टेंजेंट तो वैसे भी इक्वेशन होगी ना यार, स्लोप जो है टेंजेंट की वो dy/dx। अब स्लोप मिल गई है आपको, आपके पास पॉइंट है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म से किसी भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब अपन को जब एक पॉइंट मिलता है और एक स्लोप दी हुई होती है, तो भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है y-y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहां पर y-y1, x1 और y1 क्या हो जाएंगे, ये 1,√3। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा y-1 y-√3 इक्वल्स टू m कितना है, -1/√3 इंटू x माइनस 1, बिकॉज 1,√3 आपके x1 और y1 है, उस पॉइंट से ये लाइन निकल कर जा रही है। ये बात पता होना चाहिए कि वो लाइन कहां से पास हो रही है, एक पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रही है। तो आप बोलोगे x1 एंड y1 आपको गिवन है कितने, 1,√3, एंड स्लोप आपको गिवन है कितनी, m गिवन है -1/√3, मतलब गिवन नहीं, अपन ने निकाल ली है। स्लोप जो है वो क्या, -1/√3, और x1 और y1 जो है वो 1,√3 है। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होता है। यहां से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √3y -3 इक्वल्स टू -x प्लस 1, तो हो जाएगा √3y प्लस x इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन 1 हो गई। किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन है आपके टेंजेंट की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये। अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है आपको, तो आपको पता है नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे पे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा
वो कैसा होगा, -1 के इक्वल, या फिर आप इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव ले लोगे तो स्लोप आ जाएगा उसका, ठीक है। तो आप बोलोगे, अगर दोनों की स्लोप की बात करूं तो मैं m1 इंटू m2 होता है -1, m1 कितना गिवन है आपको, गिवन नहीं, आपने खुद फाइंड किया है, m1 -1/√3, तो m1 की जगह आप यहां पर -1/√3 रखते हो, तो ये हो जाता है भाई m2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -1/√3, माइनस से माइनस कैंसल, ये आ गया √3, तो m2 आपके पास √3 आ गया, ठीक। अब इसको आप वही पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करते हो। नॉर्मल के लिए पॉइंट सेम है क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से जा रहे हैं, किस पॉइंट से, 1,√3 से, ठीक, लेकिन इसका जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, √3, तो यहां पर आप बोलोगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 कितना है आपके पास, √3 इक्वल्स टू m कितना है, √3 इंटू x माइनस 1, y माइनस √3 इक्वल्स टू √3x माइनस √3, माइनस √3 से माइनस √3 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू √3x, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो आपके पास इक्वेशन है किसकी, टेंजेंट, नॉर्मल की और टेंजेंट की। यहां पर ध्यान दो आप, तो जब आप x को 0 रखोगे तो y आएगा 4/√3, तो एक पॉइंट मिलेगा 0,4/√3, और जब y को 0 रखोगे तो x आएगा 4, तो दूसरा पॉइंट मिलेगा 4,0, और ये जो लाइन है ये भैया किससे जा रही है, 0,0 से। जब x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, x को 0 रखोगे तो y भी 0 आएगा, तो 0,0 से लाइन जाएगी। तो नॉर्मल और टेंजेंट कैसे बनेंगे आपके, तो वो मैं बताता हूं। यहां पर 0,0 से आपके नॉर्मल जाएगी, ये सर्कल ही बन गया भाई, लो 0,0 से आपकी नॉर्मल जाएगी और टेंजेंट जाएगी 4,0 से इस पॉइंट पर टच करते हुए, ठीक है। 4,0 से आपकी टेंजेंट जाएगी, तो ये है आपकी कौन सी लाइन, तो लाइन की इक्वेशन क्या थी अपने टेंजेंट की, टेंजेंट की इक्वेशन है √3y प्लस x इक्वल्स टू 4, तो ये लाइन है आपकी √3y प्लस x इक्वल्स टू 4, और ये है y इज इक्वल्स टू √3x। ये दो लाइंस मिल गई। अब यहां पर किस चीज का एरिया बोला है, तो बोल रहा है इन यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस, ध्यान देना, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। अब इस सर्कल के टेंजेंट और नॉर्मल की बात करी गई है, लेकिन इस सर्कल को इस एरिया में इंक्लूड नहीं किया है इन्होंने। यह बात बहुत ध्यान देकर समझना कि भाई इस सर्कल को इसके एरिया में इंक्लूड नहीं किया है, यहां पर सिर्फ इंक्लूडेड है जो एरिया में, वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो एक एक्स एक्सिस है, एक टेंजेंट है और एक नॉर्मल है। तो इनके बीच कौन कौन सा एरिया बन रहा है, तो आप बोलोगे इनके बीच एरिया बन रहा है ये ट्राइंगल, ये पूरा। सर्कल से कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर का एरिया लेना है, सर्कल भाई सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप नॉर्मल और टेंजेंट को फाइंड आउट कर सको, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल को फाइंड कर सको, इसलिए सर्कल दिया हुआ है, वरना सर्कल की कोई जरूरत यहां पर नहीं थी। अब यहां पर आप देखोगे कि भाई 0 से लेकर ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है 1,√3, ठीक है। तो आप यहां पर देखोगे 0 से लेकर x में जब आप 1 चल रहे हो तो आपके पास कौन सा, ये कौन सा कर्व आ रहा है आपके ऊपर, तो वो कर्व आ रही है y इज इक्वल टू √3x। उसके बाद 1 से लेकर जब 4 तक चल रहे हो आप, किसमें, x एक्सिस में, तो आपके ऊपर किस कर्व की छाया पड़ रही है, किस कर्व की छाया में आप आगे जा रहे हो, तो वो आ रहा है भाई √3y प्लस x इक्वल टू 4। ये वाला कर्व आ रहा है आपका 1 से लेके 4 तक में। तो आपको इस इंटीग्रेशन को भी स्प्लिट करना पड़ेगा दो अलग अलग इंटरवल्स में, पहले 0 से 1 में जहां पर आपके ऊपर छाया पड़ रही है y इक्वल टू √3x की, y इक्वल टू √3x आ रहा है। उसके बाद 1 से 4 में जहां पर आपके ऊपर छाया पड़ रही है √3y प्लस x की, और फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलते हो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 से 1, और यहां पर y की वैल्यू क्या है, y dx, y1 dx लिख देता हूं, चलो उसको, प्लस 1 to 4 y2 dx। यहां पर आप लिखोगे y1 कितना है, तो वो है भाई
y इक्वल्स टू √3x वाला, मतलब y1 और y2, मतलब यहां पर आप बोल रहे हो y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू √3x को, और y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू थी भाई y की, √3y प्लस एक्स इक्वल टू 4 था ना, तो x को वहां भेजोगे तो यहां पर क्या हो जाएगी, y की x को वहां भेजे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन √3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4 माइनस एक्स अपॉन √3, तो लिख दो यहां पर, कहां पर, यहां पर, यहां पर y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन √3। तो भाई यहां पर 0 से 1 में कितना है, √3x है तो वो डालो, तो हो जाएगा 0 से 1 में √3x dx, प्लस 1 से 4 में कितना है, तो 4 माइनस एक्स बाय √3 है dx। इंटीग्रेशन करना है तो √3 बाहर लेता हूं, यहां पर इसका इंटीग्रेशन साधारण तरीके से x²/2 होता है बेचारे का, पर ये टेढ़ा चलेगा ज्यादा, 4 माइनस एक्स के अपॉन में √3 भी लाया है तो उसको अपन 1/√3 पहले बाहर ले लेते हैं। 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो वो होगा भाई 4x माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा x²/2, और कहां से कहां तक चलेंगे, 1 से 4 तक चलेंगे। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं भाई, यहां पर कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से 1, तो जाएगा √3 1/2 माइनस 0, 1 का स्क्वायर इज 1, 0 का स्क्वायर इज 0, प्लस 1/√3। अब अपर लिमिट पुट करो इसमें तो कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 4 इज 16, माइनस 4 का स्क्वायर इज 16/2, मतलब 4 का स्क्वायर इज 16/2। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई दोनों की। ठीक, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 इज 4, प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस x²/2 था, इसकी लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2, ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/√3। यहां कितना आएगा भाई, 16/2 इज 8, 16 माइनस 8 इज 7, 7 माइनस 4 इज 3, 16 माइनस 8 7 होता है कुछ तो भी, 16 माइनस 8 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4, 4 प्लस 1/2 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। तो ऐड करते हैं अपन इसको पूरे को भाई, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस √3 से जब मैं 9 को कैंसिल करूंगा ना तो 3√3 आएगा, तो वहां पर लिखेंगे 3√3/2, ये ऐड हो जाएगा दोनों, तो आ जाएगा भाई 4√3/2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा 2√3। ऐड करते आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ था तो हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, √3 प्लस 3√3 कितना हो गया, 4√3, 4√3 के अपॉन में 2 था तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2√3। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में देख लो आप लोग शुरुआत से, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि शुरुआत मैंने की कहां से थी। यहां पर मैंने बाद वाली चीज लिखी, पहले वाली, यहां पर अपना डायग्राम था, यहां से अपने शुरुआत करी थी। ठीक, क्या क्या किया शुरुआत से देखो भाई, तो शुरुआत में बोला गया था इंटीग्रेशन को यूज करो और फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले इनने बोल दिया ट्राइंगल जो बन रहा है उसका एरिया निकालना है, किस किस के बीच में ट्राइंगल बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, और टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व दिस, मतलब x² प्लस y² इक्वल टू 4 के जो टेंजेंट एंड नॉर्मल होगा कौन से पॉइंट पर, तो पॉइंट दिया हुआ 1,√3, इस पे जो टेंजेंट एंड नॉर्मल आएगा उनके बीच जो एरिया बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, उसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व इज गिवन बाय dy/dx। किसी भी कर्व की अगर स्लोप निकालनी है आपको, टेंजेंट की स्लोप निकालनी तो dy/dx निकालो। तो इस कर्व x² प्लस y² इक्वल टू 4 का मैंने dy/dx निकाला, इसकी स्लोप जो m आई वो -1/√3 आई, तो वहां पर नॉर्मल कितना हो जाएगा, तो आपको पता है भाई कि उसका रेसिप्रोकल कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, तो वो आ जाएगी √3। ठीक है, आपने क्या बोला, दोनों की इक्वेशन हमारे पास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं 1,√3, वो गिवन है क्वेश्चन में,
और m की वैल्यू है -1/√3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म मालूम है हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का, वो होता है y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1। जब टेंजेंट की मैंने स्लोप निकाली, टेंजेंट की जब इक्वेशन निकाली तो उसकी स्लोप -1/√3 पुट करी, पॉइंट तो √3 और 1 ही पुट किया। उसकी जो इक्वेशन आई वो √3y + x इक्वल्स टू 4 आई। और उसके बाद जब मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली भाई, तो वहां पर जो स्लोप है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल इंटू -1 यानी कि √3। वहां की जो इक्वेशन आई वो y इक्वल्स टू √3x आई। दोनों जगह से मैंने y की वैल्यूज निकाली। उसके बाद मैं ग्राफ पर गया, तो ग्राफ पर जब मैंने प्लॉट की ये पॉइंट्स, तो यहां पर मुझे दिख रहा था कि जो √3y + x इक्वल्स टू 4 है वो 4,0 से जा रही है, और y इक्वल्स टू √3x 0,0 से जा रही है, और x एक्सिस तो आपको पता ही है भाई। तो यहां पर इसके जो x एक्सिस पर जो मुझे मेरा रेक्टेंगल घुमाना था, स्लाइड करवाना था स्ट्रिप को, तो उसकी लिमिट कहां से कहां तक आ रही थी, तो 0 से 4 तक आ रही थी। बट यहां पर हमें ध्यान देना होता है कि 0 से 1 तक ये किसकी छत्र छाया के नीचे है, तो ये लाइन है y इक्वल्स टू √3x, इसके नीचे है 0 से 1 तक। तो हमें 0 से 1 की लिमिट में y इक्वल्स टू √3x को इंटीग्रेट करना है, और 1 से 4 की लिमिट में डायग्राम नहीं बनाओगे तो ये बात समझ में नहीं आ पाएगी भाई, इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी है। तो 1 से 4 की लिमिट में हमें किसको इंटीग्रेट करना है, यहां से जो y की वैल्यू आएगी 4 - x/√3, ये हम समझ गए। तो हम गए भाई इसको इंटीग्रेट करने, दोनों को इंटीग्रेट किया और लिमिट्स पुट करी, फाइनल आंसर जो निकल कर आया वो कितना आया, 2√3। तो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, हम क्लियर करते हैं इसको। इसको भी लिखना है अगर तो आप लिख लो भाई अच्छे से, इसके पहले वाला भी लिखना है आपको तो ये भी लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट मत लिया करो, लिख लिया करो पॉज करके। इसका डायग्राम आपको बनाना है तो ये डायग्राम आप अच्छे से बना लो, ठीक है। क्लियर करते हैं अपन इसको, ये भी लिख लो आप। चलो चलते हैं आगे। ओके, तो यहां पर इस वीडियो में फिलहाल वर्टिकल स्ट्रिप से जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एंड एरिया अंडर कर्व्स निकाल रहे हैं उसके इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर भी वर्टिकल स्ट्रिप के कुछ और बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन का लेवल जो है ना यार वो बहुत अच्छा है, तो आपको सारे ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके चलने, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंचे, ठीक। अगर आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं टाइम पर तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, अच्छे से देखते रहो, सारी चीजें समझते चलो। लेकिन अगर नहीं मिल पाते हैं तो magnetbrains.com पर जाओ, जैसे ही जाओगे केजी से लेकर क्लास 12 तक सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्लास 12 पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको वो दिख जाएंगे। आप RD शर्मा आदर्श तिवारी पर जाइएगा और यहां पर जैसे क्लिक करोगे मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिख जाएंगे। जो सा भी वीडियो आपने को छूट गया है, दोबारा देखना, रिवीजन करना, क्वेश्चन करना, वहां पर देखो और वहीं वो प्ले हो जाएगा जैसे क्लिक करोगे। आराम से समझना चीजों को, ठीक है। तो अच्छी लग रही है सीरीज तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और सब उन लोगों के साथ भाई जो किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, आपको पता ही है ये बात। और क्योंकि यहाँ पर भाई इतने सारे एक्सपीरियंस टीचर है, दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो इतना तो अपने साइड से बनता है ना, कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी कॉन्सेप्ट के मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तब तक इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।